नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात करेंगे एक्सक्लूसिव बातचीत की, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 नेटवर्क समूह के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। अमित शाह ने इंटरव्यू में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने पर भी बात की। राहुल जोशी ने अमित शाह से पूछा कि जब देश भर की नजर कोरोना पर थी और आप भी गृह मंत्रालय में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे, इसके बीच में भी आप मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में नहीं चूके। इस पर बीजेपी अध्यक्ष शाह ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये कांग्रेस के भीतर का मामला था। मध्य प्रदेश की सरकार बचाने की जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? ये जिम्मेदारी राहुल और सोनिया गांधी की थी। अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि उनकी पार्टी से इतने बड़े बड़े नेता इस्तीफा देकर निकल गए, इतना बड़ा गुट निकल गया और किसी ने दल बदल नहीं करवाया, सबने इस्तीफा दिया। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के प्रति श्रद्धा कम होने के चलते ये विद्रोह हुआ, इसकी जिम्मेदारी सोनिया और राहुल गांधी की थी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी ने दल बदल नहीं किया, बल्कि इन नेताओं ने इस्तीफा दिया। मैं ये साफ कर दूं कि ये लॉकडाउन से पहले हुआ। देश की नज़र कोरोना पे थी, आप बहुत बड़ा एक रोल उस पर आप अदा कर रहे हैं। आप एमएचए पूरा एक नज़र रखे हुए हैं पूरे देश में। इसके बीच में भी आप मौका नहीं चुके और मध्य प्रदेश में आपने जो है सरकार बदल दी। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कू आपने कैसे किया? मैंने नहीं किया है। कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के प्रति श्रद्धा कम होने के कारण कू हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? इसको बचाने की जिम्मेदारी सोनिया जी और राहुल जी की है। उनके यहां से इनके इतने बड़े नेता नाराज होकर इस्तीफे देकर निकल गए, इतना बड़ा ग्रुप निकल गया और किसी ने दल बदल नहीं करा है, सबने इस्तीफे दिए हैं और बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए। अब मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी इनका फैसला सही था या गलत था, मगर मैं स्पष्ट कर दूं, ये लॉकडाउन होने के पहले हुआ है। और अब खबर रतलाम से, जहां लॉकडाउन का उल्लंघन पड़ा है भारी। आलोट के विधायक मनोज चावला, इन पर मामला दर्ज किया गया है। विधायक और उनके समर्थकों ने उल्लंघन किया था। आलोट कृषि मंडी के सामने इन्होंने प्रदर्शन किया। लॉकडाउन के बावजूद यह प्रदर्शन किया गया। धारा 188, 341 इसके तहत यह मामला दर्ज हुआ है। आलोट के विधायक मनोज चावला, इन पर और इनके समर्थकों पर लॉकडाउन के दौरान नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। इसी के चलते यह मामला दर्ज किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन का उल्लंघन भारी पड़ा है। बार बार कहने के बावजूद जो नेता हैं वो अपने समर्थकों के साथ इस तरीके से गुट बना रहे हैं, भीड़ बढ़ा रहे हैं, जमावट बढ़ा रहे हैं और यही वजह है कि अब ये मामला दर्ज किया गया। सुधीर हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, पूरी जानकारी विस्तार से। जी सुधीर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो पूरी जानकारी विस्तार से दें। ये जो सब्जी मंडी में घटनाक्रम हुआ वो भी बताएं। देखिए, 2 दिन पुराना मामला है आलोट का, जहां तो कृषि मंडी के सामने विधायक ने चक्का जाम कर दिया था अपने समर्थकों के साथ। वे आलोट के रोड पर बैठ गए थे और इसी बात को लेकर पटवारी की शिकायत पे जो है बीती रात आलोट थाना पुलिस ने इनके खिलाफ 188 और 341 के तहत मामला दर्ज किया है। कुल मिला के लॉकडाउन का उल्लंघन माना है और ये बात भी लगातार सामने आ रही है कि कोरोना संक्रमण के चलते जब लोगों के जो गैदरिंग को लेकर लगातार रोक है, तो उसके बावजूद विधायक सड़क पर उतरते हैं, किसानों की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हैं। तो यही बात प्रशासन को शायद पहले के नागवार गुजरी और नियमों के तहत जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जी ललित जी, क्या कोई रिएक्शन मिल पाया? विधायक का कोई रिएक्शन मिल पाया है अब तक? सुधीर, विधायक ने साफ तौर पे कल भी ये बात कही थी कि प्रशासन पूरी तरह से हठधर्मिता पर आमादा है इस पूरी चीज को लेकर। लगातार जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ और कांग्रेस के जो दूसरे लीडर के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो प्रशासन की हठधर्मिता विधायक ने कही है, क्योंकि सिर्फ अकेले विधायक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ है और जो दूसरे 2 बड़े लीडर है आसपास उनके साथ के, उनके खिलाफ भी आज 2 कायमियां हुई है। कुल मिला के कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कहना है आलोट के विधायक का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुधीर जैन हमारे साथ जुड़े हुए थे। हठधर्मिता है, टारगेट किया जा रहा है और अति सक्रियता तो खैर पुलिस की लगातार सवालों के घेरे में आ जाती है।
और सागर के बीएमसी कोविड सेंटर में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीज को फफूंद लगा खाना दिया जा रहा है। कोरोना मरीजों को मिल रहा खराब खाने का अब एक वीडियो वायरल हो रहा है। बीएमसी में भर्ती कोविड-19 के जो मरीज हैं, कोविड-19 पॉजिटिव हैं, उन्हें मिलने वाले खाने में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा। फफूंद लगा खाना खाने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। जिसमें खाने की क्वालिटी खराब तथा फंगस लगा हुआ दिखाया जा रहा है। उक्त संबंध में मैंने जांच कराई और जो जांच है वो निम्न अनुसार है। जो संबंधित वार्ड में जो स्टाफ से पूछताछ की गई है, उससे ये निष्कर्ष निकाला कि जो हम खाना यहाँ प्रदाय की जाती है उसमें मेन्यू के साथ में उसके ऊपर एक स्टिकर लगा रहता है जिसमें तारीख लिखी रहती है। आज के जो 1/6 को जो लगा स्टिकर, जो खाना सभी को दिया गया है, उसमें दाल, चावल, रोटी और कद्दू कुमड़ा की सब्जी थी और आज की डेट 1/6 की निर्धारित थी। अन्य भर्ती मरीजों से भी जानकारी लेने के बाद पता चला कि सभी लोगों ने इसी मेन्यू के अनुसार खाना खाया है और उसमें इस तरह के कहीं पे भी खाने की खराबी के बारे में कोई सूचना। सहयोगी रचित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रचित, फफूंद लगा खाना, लेकिन ऐसा लगता है कि जिम्मेदार सिरे से इसे खारिज कर रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं। जी रचित, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताएं। फफूंद लगा खाना, लेकिन जिम्मेदार इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। तो हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी से, और ये बड़ा घटनाक्रम है। कोरोना पॉजिटिव जो है, कोविड-19 पॉजिटिव, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग किया जाना बेहद ज़रूरी है और यही वजह है कि बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है उनके इलाज, उनकी देखभाल के लिए, और इसी वजह से हर जगह कोविड सेंटर बनाया गया है। उसके रूल्स रेगुलेशन है, तय एक प्रक्रिया है, किस तरीके से खाना दिया जाना है, कब दिया जाना है, और उसका क्या उसमें कहीं कोई हीला हवाली या लापरवाही बरती गई। खबर उज्जैन से। उज्जैन के बहादुरगंज इलाके में पानी लेने निकली एक युवती पर गाय ने हमला कर दिया। 10 से ज्यादा लोग युवती को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन गाय लगातार युवती पर हमला करती रही। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस हादसे का अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये गाय बार बार युवती पर हमला करती रही। लोगों ने इस गाय के ऊपर पानी फेंका, कई और तरीके भी अपनाए गए, लेकिन गाय पीछे हटने को तैयार नहीं थी और बार बार ये इस युवती पर हमला करती रही। हादसे में घायल युवती की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। पानी लेने के लिए युवती निकली थी, अचानक गाय ने हमला कर दिया और बार बार ये गाय हमला करती रही। लोगों ने बचाने की कोशिश की, पानी डाला, गाय को खदेड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये तमाम कोशिशें नाकाम और आखिरकार ये जो युवती है ये गंभीर रूप से घायल हो गई। सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, बेहद अजीबोगरीब ये मामला। आमतौर पे बछड़े या सांड हमला करें तो समझ भी आता है, एक शांत जानवर और वो इस तरीके से हमला कर दे, बेहद अजीबोगरीब। आनंद। बिल्कुल बिल्कुल ललित, देखिए लॉकडाउन का समय है और माना यही जा रहा है कि श्वान और इस तरह के कई मवेशी जो हैरान परेशान फिलहाल अभी, क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल रहा है शायद, और कुछ अन्य गतिविधियों के चलते शायद इस तरह का ये हमला उन्होंने किया है। लेकिन जिस तरह से हमला हुआ, लगातार वो महिला जो युवती है उसको लगातार मारते रहे। फिलहाल जो युवती है वो जेल के जिला चिकित्सालय में भर्ती है और जीवन और मौत के बीच वो वहाँ पे संघर्ष कर रही है। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि आप जो पुलिस है उसने अभी मामला दर्ज नहीं किया है मवेशी का जो मालिक है उसके ऊपर, लेकिन जब तक महिला की जब होश में आएगी उसके बाद ही वो मामला दर्ज करने की बात कर रही है। जी, तो युवती के होश में आने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा और ये ताकीद देनी जरूरी है। कम से कम जो पालतू पशुपालक हैं उन्हें तो कम से कम ये ताकीद दी जानी चाहिए थी, पहले ही दी जानी चाहिए थी। आनंद।
बिल्कुल ललित, देखिए इससे पहले भी 2 बार इस तरह की घटनाएं घट चुकी है। पिछले 2 साल में एक बुजुर्ग जो महिला है उसकी मौत भी हो चुकी है। उसके बाद लगातार प्रयास यही किए जा रहे थे कि जो मवेशी जो पालक है उन पर लगाम कसी जाए, लेकिन लगातार इसकी कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। और इसके बाद जिस तरह की आज घटना सामने आई है, बेहद चौंकाने और गंभीरता लेना पड़ेगी प्रशासन को भी इस बात को। बिल्कुल, और ये लोगों के लिए भी एक है कि ये तो खैर पालतू पशु हैं, इन्हें बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए अगर इनके मालिक हैं तो। और अगर जो आसपास आपको कोई जानवर दिखता है, डॉगी दिखता है, आप उसे खाना खिला सकते हैं। भूख और गर्मी इन्हें पागल कर रही है। और इंदौर से आज श्रमिक ट्रेन खुलने वाली है। पश्चिम बंगाल के लिए ये श्रमिक ट्रेन, मजदूर स्पेशल ट्रेन चलेगी। सीएम शिवराज ने ममता बनर्जी को पत्र भी लिखा है। आज दोपहर को ये ट्रेन रवाना होगी। आपको बता दें, इंदौर में पश्चिम बंगाल के तकरीबन 1500 लोग फंसे हुए हैं। दुर्गापुर और बर्धमान में ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन रुकेगी और ये जो तकरीबन 1500 मजदूर हैं जो इंदौर से पश्चिम बंगाल जाना चाहते हैं, उन्हें ये ट्रेन लेकर जाएगी। दुर्गापुर और बर्धमान में इस ट्रेन का हॉल्ट रहेगा। एक लंबा पत्रों का सिलसिला चला है लगातार सीएम शिवराज और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच, और अब पश्चिम बंगाल के लिए श्रमिक ट्रेन रवाना होने वाली है। इंदौर से आज ये ट्रेन खुलेगी, दोपहर को ये रवाना होगी। तकरीबन 1500 मजदूर, दुर्गापुर और बर्धमान इसका स्टॉपेज रहेगा। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए काफी लंबे समय से जो श्रमिक थे वो फंसे हुए थे पश्चिम बंगाल के, और उनके लिए ट्रेन की मांग वो लोग कर रहे थे। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की थी। उसके बाद ये तय हुआ था कि 2 जून को ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिसमें 1500 यात्री ट्रेन से जाएंगे। या ये ट्रेन सबसे पहले दुर्गापुर जाएगी, दुर्गापुर में रुकेगी, उसके बाद बर्धमान में इसका लास्ट स्टॉपेज होगा। तो आज 1:30 बजे के करीब ये ट्रेन इंदौर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होगी, जिसमें ये पश्चिम बंगाल के जो यात्री हैं वो यहाँ से जाएंगे। करीब 2 महीने से ज्यादा समय से लोग यहाँ पे फंसे हुए थे, और अब उनके लिए अच्छी है खबर है कि वो अपने घर पहुंच पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तकरीबन 2 महीने से फंसे हुए 1500 लोग, और अब वो अपने घर पहुंच सकते हैं। दुर्गापुर और बर्धमान इसका लास्ट स्टॉपेज है। अगली अच्छी खबर भी इंदौर से ही। लंबे समय बाद कोरोना के मरीजों में आई है कमी। 889 सैंपल की जांच की गई है, और 889 सैंपल की जांच में सिर्फ 31 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। अब तक कुल जो संक्रमण के मामले हैं, अकेले इंदौर की हम बात कर रहे हैं, वो पहुंच चुके हैं 3570। ये पहली बार है जब आंकड़ा, पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 31 के करीब है। हालांकि जो 3570 का आंकड़ा है, इनमें से स्वस्थ जो मरीज हो चुके हैं उसका आंकड़ा भी 2000 के पार है। 2029 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया है। 3 कोविड-19 पॉजिटिव लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। अब तक 138 मरीजों की मौत हो चुकी है। 1403 मरीज हैं जो एक्टिव केसेस हैं, जिनका इलाज लगातार चल रहा है। और अब जरा पूरे मध्य प्रदेश का अपडेट आपको दे दें। पिछले 24 घंटे में 33 नए मामले सामने आए हैं। जैसे इंदौर की हमने जानकारी दी, अकेले इंदौर में ही 31 मामले हैं, लेकिन लगातार इंदौर का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके मुकाबले ये काफी कम है। 889 सैंपल में से सिर्फ 31 संक्रमण के मामले पॉजिटिव, कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। इधर अनूपपुर में एक नया मामला सामने आया है, शिवपुरी में एक नया मामला, और मध्य प्रदेश में इस तरीके से देखा जाए अब तक जो कोरोना संक्रमण के केस हैं वो पहुंच चुके हैं 8331 तक। अच्छी बात यह, इनमें से 5150 स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 353 ऐसे जिनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इंदौर में 3570 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। 138 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह, 2029 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। बहुत तेजी से सुधर रहा है रिकवरी रेट इंदौर का। उज्जैन में 680 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। 57 लोगों की मौत हुई है। 475 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जबलपुर में 250 कोरोना पॉजिटिव मरीज, कोरोना संक्रमण के मामले अब तक सामने आए। इनमें से 10 मरीजों की मौत हुई, जबकि 180 मरीज स्वस्थ हो गए। भोपाल में 1535 कोरोना संक्रमण के मामले, 59 लोगों की मौत, 1087 स्वस्थ। ग्वालियर में 130 केसेस सामने आए, 3 लोगों की मौत हुई, 41 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।
और एक और बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है वो है शराब, सियासत और सुनवाई से जुड़ी हुई। जबलपुर में आज शराब ठेकेदारों की याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। ठेकेदारों पर कार्रवाई न करने की मियाद आज खत्म हो रही है। ये दरअसल अदालत ने ही कहा था कि आप अभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम कार्यवाही नहीं करेंगे, इस पर हम अभी सुनवाई कर रहे हैं। हाईकोर्ट के सामने सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। 23 मई को जारी संशोधित नीति को भी ठेकेदारों ने चुनौती दी है। बातचीत हुई, बातचीत के बाद 23 तारीख को फिर नए नियम निकले गए, लेकिन उससे भी ऐतराज है ठेकेदारों को। ठेकेदार चाहते हैं कि जो बिड की राशि है वो कम कर दी जाए। लॉकडाउन का वो हवाला दे रहे हैं, घाटे की दलील दे रहे हैं। आज हाईकोर्ट के सामने सरकार भी अपना रुख साफ करेगी। एक और बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, प्रदेश में आज से रेत का खनन हो सकेगा। दरअसल एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो रोक लगाई थी वो रोक हटा दी गई है। मनरेगा के तहत मजदूरों को अब काम मिलेगा। 11 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल सकेगा, यह सरकार ने टारगेट रखा है। विनिर्माण के क्षेत्र में रोजगार का रास्ता एक तरीके से साफ हो गया है। रेत खदानों को नवीन पर्यावरणीय मंजूरी भी लेनी होगी और अब से लेकर अगर देख लिया जाए तो रेत खनन के लिए सिर्फ 15 दिन ही बाकी हैं। मॉनसून सीजन में 15 जून से 30 सितंबर तक खनन पर प्रतिबंध रहता है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ के कोतवाली थाना इलाके के कुंवरपुरा गांव में पति ने पत्नी और बच्चों को आग के हवाले कर दिया। गंभीर हालत में 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इलाज के दौरान एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक अपनी पत्नी और बच्चों को ससुराल से वापस लाने के लिए पहुंचा था, लेकिन ससुराल में उसका पत्नी से घर लौटने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद आरोपी ने बच्चों और बीवी को आग के हवाले कर दिया। दरिंदगी की इंतहा। बड़ी खबर आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग। पत्नी को ससुराल लेने पहुंचा ये युवक। कहा सुनी हुई, झगड़ा हुआ, विवाद हुआ और ये इतना बढ़ा कि इसने अपने पत्नी और बच्चों को आग लगा दी। 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। तो बड़ी खबर, 2 बच्चों समेत इसमें कई बड़े भी झुलसे हैं। गंभीर हालत में सभी को झांसी भी रेफर करना पड़ा है। हालत इनकी गंभीर बनी हुई है। टीकमगढ़ के कोतवाली थाना इलाके का पूरा मामला, मामूली विवाद, घर का मामूली विवाद, अपनी पत्नी को ससुराल से लाने के लिए पहुंचा, कहा सुनी, विवाद में तब्दील हो गई और उसके बाद ये बेरहमी। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या अपडेट? ललित, ये देर रात का मामला है जहां एक दामाद अपनी पत्नी को लेने के लिए आया था और इसकी पत्नी 3 माह से मायके में रह रही थी बच्चों के साथ में, और किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया और दामाद पहले से ही इसका पेट्रोल लेकर आया था, जो मनोज सेन है। उसने इसको, जो पत्नी है उसके ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। इसमें उसके बच्ची भी बुरी तरह झुलस गई, जिसकी उसकी मौत हो गई, और जो उसका एक और उसकी साली थी वो भी झुलस गई, और साली का जो पति था वो भी इस मामले में जब बचाने आया तो वो भी झुलस गया। तो कुल मिला के इसमें 4 लोग झुलस गए और 2 बच्चे झुलसे हुए हैं, और जो गंभीर घायल हैं उनको झांसी के लिए रेफर कर दिया गया है उपचार के लिए, और एक बच्ची की मौत हो गई है। पुलिस ने जो मामला दर्ज कर लिया, पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना की वजह की फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी थोड़ा सा साफ करेंगे राजीव की 7 लोग झुलसे और उनमें से एक बच्ची की मौत, या 6 लोग झुलसे हैं उनमें एक बच्ची की मौत हुई है? ललित, जो 6 लोग हैं, जो 6 लोग झुलसे हैं उनमें से एक बच्ची की मौत हो गई है, और जो बच्ची है वो जो मनोज सेन की बच्ची है, और जो दूसरा बेटा है वो उसके साली का बेटा है, और जो झुलस गया, और सभी जो घायल हैं उनको उपचार के लिए झांसी देर रात रेफर किया गया था, जहां उनका उपचार चल रहा है। गंभीर बात यह है कि जो उसका दामाद था और उसको जो जी वाकई ये कहा सुनी इस कदर बढ़ जाएगी, इस हद तक बढ़ जाएगी, ये समझ से परे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए।
छत्तीसगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। आज से शुरू नहीं होगी सिटी बस सेवा। सिटी बस चलाने से संबंधित आदेश का पालन आज से नहीं। सिटी बस चलाने को लेकर सरकार ने यह आदेश जारी किया है। रायपुर में कल से चलेंगी सिटी बस। नगर निगम के अधिकारियों को देर रात आदेश की कॉपी मिली है। व्हाट्सएप के जरिए आदेश की कॉपी मिली है। डिपो में बस चलाने को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं है। अब चूंकि अब कोई जानकारी नहीं है तो ड्यूटी पर कोई पहुंचा नहीं, तो ड्यूटी पर कल से ड्राइवर और कंडक्टर आएंगे। ड्राइवर कंडक्टर जब कल आएंगे, कल से आने की उन्होंने जानकारी उन्हें दी गई है, उसके बाद सिटी बस का परिचालन हो पाएगा। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधा रायपुर आपको लिए चलेंगे। ममता, क्या कुछ अपडेट, आखिर ये गड़बड़ कैसे हुई, ये मिस्टेक कैसे हुई कि जब एक आदेश चल चुका था तो आज से सिटी बस चलनी चाहिए थी? ममता। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम डिपो में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि सिटी बसें यहाँ पर खड़ी है और जो बसें रोज मंत्रालय जाती हैं वही आज गई है। यहाँ के जो डिपो के अधिकारी हैं उनका कहना था कि नगर निगम के जो से कोई आदेश नहीं आया है, नगर निगम के अधिकारी ने कोई आदेश नहीं दिया है और ये वजह है कि अभी ड्राइवर को नहीं बुलाया गया है और जब आदेश आएगा उनके हाथ में कॉपी आएगी, उसके बाद ही वो सिटी बस का संचालन करेंगे। और जो ड्राइवर्स हैं उनका कहना था कि उनके पास में अभी कुछ बुलाया नहीं गया। कुछ ड्राइवर्स का कहना है कि उनको कहा गया है कि कल से आ पाए। तो जाहिर तौर पर सुबह से अगर हम बात करें, सुबह 6 बजे से सिटी बस की सेवाएं शुरू हो जाती है, लेकिन आज जो बसेस हैं, चूंकि आदेश आया उसके बाद भी जो सिटी बस की सेवाएं शुरू नहीं हो पाई है। और बाद में हमने जब डिपो के अधिकारी से बात किया तो उनका कहना था कि जब आदेश आएगा उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कितने बजे से चला सकते हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं आदेश का उल्लंघन है। जब देर रात को आदेश आ गया और 357 बसें चलानी थी, लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो बसें नहीं चलाई गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। आदेश आ गया, बावजूद उसके बस नहीं चली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।